कांग्रेस एमएलसी दीपक सिंह ने अनोखी मांग कर डाली है। महंगाई के चलते कांग्रेस एमएलसी की ये मांग आई है। उन्होंने कहा है कि मंत्री आवास में चूल्हा बनवाया जाए। आपको बताते चले, कांग्रेस के एमएलसी ने अनोखी मांग करते हुए आग्रह किया है कि मंत्री आवास में अब चूल्हा बनवा देना चाहिए। जिस तरीके से गैस सिलेंडर लगातार महंगे होते जा रहे हैं, उसको देखते हुए ये मांग की गई है। उन्होंने कहा है कि अधिकारियों को पत्र भी इस पूरे मामले पर लिख दिया गया है। विधायक आवासों पर चूल्हे की व्यवस्थाओं की जल्द से जल्द जो है वो मांग की गई है और व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया जाएगा जब ये व्यवस्थाएं कर दी जाएंगी। तो बड़ी खबर है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आर्या न्यूज के जरिए आप सुन पा रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि कांग्रेस के एमएलसी ने अनोखा दावा किया। उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द यहां पर चूल्हा बनवा दिया जाए, क्योंकि गैस सिलेंडर के दाम जो हैं वो लगातार आसमान छूते जा रहे हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ में बसपा की बैठक है। बसपा सुप्रीमो मायावती कार्यालय पहुंची जिला अध्यक्षों कोऑर्डिनेटर्स के साथ वो बैठक कर रही हैं। लगभग 150 नेता और कार्यकर्ता बैठक में शामिल होंगे। चुनावी कार्यक्रमों को लेकर ये बैठक बुलाई गई है। संभावित प्रत्याशियों पर भी इस बैठक में चर्चा जो है वो संभव हो सकती है। तो बड़ी खबर है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। सभी राजनीतिक पार्टियां उत्तर प्रदेश के चुनावों को देखते हुए 2022 में जो विधानसभा चुनाव होने उसको देखते हुए सतर्क हो चली हैं। और आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले, उसी के तहत बसपा सुप्रीमो मायावती लगातार बैठकें कर रही हैं, रैलियां कर रही हैं और अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम कर रही हैं। आपको बताते चले, संभावित जो प्रत्याशी हैं उसकी भी बसपा इन रैलियों में, इन बैठकों में चर्चा कर सकती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीपावली पर अयोध्या जा सकते हैं। विस्तार से खबरों की तरफ रुख कर रहे हैं। दीपावली पर प्रधानमंत्री अयोध्या में विशेष रामलीला का विशेष आयोजन देख सकते हैं। इसके साथ ही दीपोत्सव में भी वो शामिल हो सकते हैं। बताते चले कि अयोध्या की दीपावली बेहद खास होती है। सरयू नदी के घाट को हर साल हजारों लाखों दीपों से सजाया जाता है। हर साल इन दीपों की संख्याओं में जो है वो इजाफा भी होता है। प्रधानमंत्री का यह दौरा अध्यात्म के साथ साथ राजनीति की दृष्टि से भी बेहद अहम माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल का यह आखिरी दीपोत्सव होगा। उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव है, इसलिए प्रधानमंत्री के अयोध्या जाने के कार्यक्रम को सियासी तौर पर भी देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अयोध्या की बेहद खास भूमिका है। इसका अंदाजा इसी बात से आप लगा सकते हैं कि आईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अपने यूपी दौरे की शुरुआत अयोध्या से की। इस दौरान अयोध्या फैजाबाद नाम को लेकर भी विवाद हुआ था। तो प्रधानमंत्री मोदी 14 सितंबर को अलीगढ़ के लोधा में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय और रक्षा गलियारा की आधारशिला रखेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर प्रशासन तमाम तैयारियों में जुटा हुआ है। दरअसल साल 2014 में बीजेपी और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बीच कैंपस में उनका जन्मदिन मनाने को लेकर काफी विवाद हुआ था, जिसके बाद से राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर विश्वविद्यालय बनाने की मांग जोर पकड़ने लगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साल 2019 के उपचुनाव में इगलास क्षेत्र में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि एएमयू की तर्ज पर राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। अब उस जाट राजा के नाम पर विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही है। एएमयू को राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने काफी जमीन दान में दी थी। आज आपको बताते चले, जहां एएमयू का सिटी हाई स्कूल बना हुआ है, यह जमीन राजा महेंद्र ने ही लीज पर दी थी, जिसकी मियाद भी 2019 में खत्म हो गई है। तो विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने प्रभारियों के नामों का ऐलान कर दिया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को यूपी का चुनाव प्रभारी बनाया गया। अनुराग ठाकुर, सरोज पांडे और अर्जुन राम मेघवाल यूपी में बीजेपी के 7 चुनाव प्रभारी होंगे। वहीं उत्तराखंड में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को
चुनाव प्रभारी बनाया गया है। सह प्रभारी के रूप में लोकसभा सांसद लॉकेट चटर्जी व राष्ट्रीय प्रवक्ता सरदार आरपी सिंह होंगे। बताते चलें कि इसके अलावा पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव मणिपुर में बीजेपी के चुनाव प्रभारी होंगे। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत पंजाब के प्रभारी होंगे, जबकि महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस को गोवा में बीजेपी का प्रभारी बनाया गया। तो प्रदेश के 6 जिलों में हुए जिला प्रमुख और प्रधान के चुनाव में जनता ने कांग्रेस और बीजेपी को सियासी तौर पर चेतावनी वाले संकेत दिए। इन चुनाव में कई जगहों पर मिली भगत और भीतरघात के उदाहरण देखने को मिले हैं। इसके कारण आगे आने वाले दिनों में सियासी कलह और बढ़ने का रास्ता साफ होने लगा। सरकार के मंत्री और विधायकों ने जिला प्रमुख चुनाव की जगह अपने क्षेत्र में प्रधान बनाने पर ही फोकस किया। आपको बताते चलें, इस वजह से जिला प्रमुख चुनाव में कांग्रेस जीती, बाजी हार गई। बीजेपी ने केवल एक जगह सिरोही में बहुमत होने के बावजूद कांग्रेस के बराबर 3 जिला प्रमुख बना लिए। कांग्रेस और बीजेपी के लिए इन चुनाव के रिजल्ट के अलग अलग सियासी मायने हैं। इन चुनावों से पूर्वी राजस्थान से यह संकेत मिले हैं कि बीजेपी इस क्षेत्र में अब भी अपनी पकड़ नहीं बना पाई। भरतपुर जिले में तो कांग्रेस बीजेपी दोनों की जगह निर्दलियों का बोलबाला रहा। कांग्रेस ने ज्यादातर जगहों पर पार्टी का सिंबल देने की जगह निर्दलीय चुनाव लड़वाया था। इन चुनाव में बीजेपी की रणनीति कई जगह कांग्रेस पर भारी रही थी। दोनों ही पार्टियों में स्थानीय स्तर पर गुटबाजी हावी रही। अब गुटबाजी और बढ़ने की आशंका। जिला प्रमुख चुनाव में कांग्रेस खेमे में जयपुर, भरतपुर और दौसा में क्रॉस वोटिंग सामने आने के बाद कांग्रेस खेमे में कलह हो गई है। सबसे ज्यादा कलह जयपुर को लेकर है, जहां बहुमत होते हुए भी उसके 2 जिला परिषद सदस्य बीजेपी में जाने से पूरा सीन बदल गया। इस रणनीति चूक पर अब सवाल भी उठने लगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सदानंद सिंह का बुधवार को निधन हो गया है। उनके निधन के साथ ही राजनीतिक जगत में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष मदन मोहन झा ने कहा, बिहार के सर्वमान्य नेता, कांग्रेस के योद्धा, मेरे पिता तुल्य सदानंद सिंह जी का आज स्वर्गवास हो गया। एक राजनीतिक युग का अवसान हुआ है। आपका हंसता हुआ चेहरा हमेशा याद आएगा। बताया जाता है कि सदानंद सिंह काफी दिनों से लीवर से संबंधित बीमारी से पीड़ित थे। अभी उनका इलाज पटना के सगुना मोड़ स्थित एक निजी अस्पताल में चल रहा था। बुधवार की सुबह उन्होंने अंतिम सांस ली। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी सदानंद सिंह के निधन पर शोक जताया है। नीतीश कुमार ने कहा है कि सदानंद सिंह अनुभवी राजनेता थे। वे अपने क्षेत्र में लोगों के बीच काफी लोकप्रिय थे। 2000 से 2005 तक विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे। उनके निधन से गर्माहत हूं। बिहार की राजनीति में उनका अहम योगदान था। उनके निधन से राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्र में अपूरणीय क्षति हुई। तो बिहार में सोमवार और मंगलवार के बीच कोरोना के 6 नए केस मिले। दरभंगा, गोपालगंज, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, सुपौल और वेस्ट चंपारण से सिर्फ एक नए मरीज मिले हैं। वहीं अन्य जिलों समेत पटना में एक भी मामला सामने नहीं आया। स्वास्थ्य विभाग की ओर से मंगलवार की शाम जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में अब एक्टिव केसेस की संख्या 54 हो गई है। अगर ऐसे कुछ दिनों तक चलता रहा तो बहुत ही जल्द बिहार से कोरोना वायरस चला जाएगा। आपको बताते चले, मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार कुल 1,29,698 लोगों की कोरोना वायरस की जांच की गई थी। बिहार में अब तक 7,16,054 संक्रमित मरीज ठीक भी हो चुके हैं। बताते चले कि बीते कई दिनों से बिहार में मिल रहे कोरोना के मरीजों की संख्या 10 के अंदर सिमट गई, जो कि राहत देने वाली बात है। मंगलवार को राज्य में किसी भी जिले से कोविड से मृत्यु की कोई सूचना फिलहाल तो नहीं मिली है। आपको ये भी बता दें कि बिहार सरकार ने इस साल दिसंबर तक 6 करोड़ लोगों के टीकाकरण का लक्ष्य निर्धारित किया था। 6 करोड़ डोज 6 माह के मिशन पर जोर शोर से सरकार चला रही थी। बीते सोमवार को 16 लाख से अधिक लोगों का टीकाकरण करने के बाद मंगलवार को भी स्वास्थ्य विभाग की ओर से यह महाअभियान जारी है। तो उत्तराखंड में बीते 2 दिन से बारिश का दौर लगातार जारी। मंगलवार की सुबह भी पहाड़ से मैदान तक बारिश हुई। वहीं कई जगहों पर बादल छाए हुए हैं। उधर मौसम विज्ञानियों ने अगले 24 घंटे में उत्तराखंड के कई पर्वतीय इलाकों में तेज बौछारों के साथ बारिश की संभावना जताई है। भारी बारिश की संभावना को देखते हुए मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया।
मौसम विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक राज्य के पर्वतीय जिलों में कहीं कहीं तेज गर्जना के साथ बिजली गिरने की संभावना जताई गई। राजधानी दून में अगले 24 घंटे के भीतर आपको बताते चले मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। मौसम विज्ञानियों ने ये आशंका जताई। उधर यमुनोत्री धाम और इसके साथ साथ समेत कई घाटों में रात भर बारिश के बाद हाईवे की हालत भी खस्ता हाल हो गई। जगह जगह मलबा और बोल्डर आने से हाईवे वाहनों की आवाजाही के लिए बाधित है, जबकि लोग खतरे के बीच ही पैदल आवाजाही कर रहे हैं। तो लोक निर्माण विभाग के नियमित वर्क चार्ज कर्मचारियों से वसूली के आदेश जारी होने के बाद कर्मचारियों में आक्रोश फैल गया। कर्मचारियों ने मंगलवार को यमुना कॉलोनी स्थित चीफ इंजीनियर कार्यालय में प्रदर्शन किया और रैली निकालकर धरना दिया है। चेतावनी दी गई है कि जब तक वसूली के आदेश वापस नहीं हो जाते आंदोलन जारी रहेगा। वक्ताओं ने कहा है कि फील्ड कर्मचारियों द्वारा वर्क चार्ज में की गई सेवा अवधि में शासनादेश के अनुरूप वेतन भत्ते एवं वेतन बढ़ोतरी दी गई है। साथ ही समय समय पर स्वीकृत वेतनमानों तथा शासनादेशों के अनुसार वेतन निर्धारण किया गया और एरियर का शासनादेश के अनुसार भुगतान भी किया गया। आपको बता चुके नियमितीकरण होने के बाद वेतन का निर्धारण उसी स्तर से आगे किया गया है जिस सेवा वर्क चार्ज अवधि में वेतन पाते थे, लेकिन विभाग ने फील्ड कर्मचारियों के वर्क चार्ज अवधि में लिए गए वेतन का दोबारा निर्धारण करते हुए मूल वेतन कम कर दिया। अब फील्ड कर्मचारियों से लाखों रुपए की वसूली की जा रही है। कहा गया है कि जब तक चीफ इंजीनियर की ओर से वसूली रोकने के आदेश वापस नहीं लिए जाते तब तक धरना जारी।